उद्योग विभाग के अधिकारियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मुलाकात करने वाले हैं। कोयंबटूर दौरे के बाद अफसरों से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को लेकर रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। निवेश को लेकर कारोबारियों से सीएम की हुई है बैठकें और कोयंबटूर में खुलेगा उद्योग विभाग का दफ्तर। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि कोयंबटूर दौरे पर थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उसमें क्या कुछ खास बातें रही, सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से। सीधा उनका रुख कर लेती हूं। विवेक, कोयंबटूर से लौट आए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही साथ प्रदेश के लिए क्या लाए हैं ये भी बताइएगा। देखिए, पिछले 2 दिनों से कोयंबटूर में मुख्यमंत्री मौजूद थे और वहां के स्थानीय उद्योगपतियों से चर्चा की है और करीब 3255 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। जो भी उद्योगपति है वो मध्य प्रदेश में अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से उनको सहूलियत भी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ तक भी कहा कि अगर उद्योगपति चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश उद्योग विभाग की एक ऑफिस भी वहाँ खोला जा सकता है, जिससे अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधे उस ऑफिस में जाके संपर्क कर लिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत निवेश की संभावनाएं हैं, इसका ध्यान रखा जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर निवेश आता है तो ऐसे में रोजगार भी बढ़ेगा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। और करीब 3255 करोड़ रुपए की अगर निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लगी है तो ऐसे में मध्य प्रदेश में करीब 8900 से अधिक लोगों को निजी सेक्टर में फायदा भी मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में ये उद्योग को लेकर मुख्यमंत्री की जो चिंता है उसको लेकर आज जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लौट आए हैं तो दोपहर में समय आरक्षित रखा है। उस वक्त ये संभावना है कि उद्योगपतियों की तरफ से मिले गए सुझाव को लेकर अधिकारियों से चर्चा करें। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं और जो प्रस्ताव मिले हैं उसमें कौन कौन से सेक्टर है, जैसे टूरिज्म है, गारमेंट इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो आईटी से जुड़े हुए मसले हैं उस पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से चर्चा करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में आईटी को लेकर सरकार ने जब रिफॉर्म किया था, उसमें उस नीति पे संशोधन किया था, तो मुख्यमंत्री की यही मंशा थी कि आईटी बिल्कुल ये जो जगह जगह पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, फिर चाहे मुंबई हो, उज्जैन हो या फिर कोयंबटूर की बात ही क्यों ना कर ले, इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को निवेश के लिहाज से फायदा मिल सकता है। बने रहिएगा मेरे साथ, आपका रुख करूंगी। तो देखिए, एक तरफ तो कोयंबटूर को लेकर बैठकें करने वाले हैं और दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। भोपाल के शौर्य स्मारक पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कारगिल दिवस पर हो रहा है ये कार्यक्रम। आपको बता दूं कि इसी दिन भारत ने जीत हासिल की थी, विजय हुआ था भारत कारगिल युद्ध में और उसी की आज 25वीं वर्षगांठ है, जिसको जोरों शोरों से मनाया जाएगा प्रदेश में भी और देश में भी। और भोपाल में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शौर्य स्मारक पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। कारगिल दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया है। 84 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 550 तकरीबन जवान शहीद हुए थे और उन शहीदों को आज सलामी दी जाएगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस के खेमे से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शुरू कर दी है उपचुनाव की तैयारी। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी आज बुधनी के दौरे पर जाएंगे। बूथ प्रभारी बीएलए की संयुक्त बैठक में होंगे शामिल। बुधनी विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। मैं आपको बता दूं, अभी चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव तो तय माना जा रहा है। इसी के साथ साथ रामनिवास रावत ने भी जब इस्तीफा दे दिया तो विजयपुर की भी एक सीट है जहां पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर तैयार नजर आ रही है। तैयारियां अभी से शुरू कर दी है, जबकि अभी तक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। इस खबर पर भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब तैयारी शुरू कर रही है आगामी उपचुनाव जो होने वाले हैं उस पर क्या अपडेट्स है? देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल 2 उपचुनाव तो लगभग तय ही हो गए हैं। विधानसभा के उपचुनाव आने वाले दिनों में होंगे बुधनी और विजयपुर में। लेकिन बुधनी को लेकर सबसे ज़्यादा कांग्रेस के भीतर चिंता इस बात की है कि आखिर बुधनी से प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि ये लगातार शिवराज सिंह चौहान यहाँ से जीतते आ रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस को एक नए चेहरे की तलाश है। क्योंकि पुराने कई चेहरे हैं जो लगातार हारते आए हैं, ऐसे में कोई ऐसा एक चेहरा मिल जाए जिस पर कांग्रेस दाव लगा सके। और यही वजह है कि जीतू पटवारी खुद सलकनपुर आज पहुँचेंगे और तमाम
तमाम सारे वहाँ के स्थानीय स्तर, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस उपचुनाव को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जो वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके प्रत्याशी का चयन करेगी। इसमें जयवर्धन सिंह को शामिल किया गया था, अरुण यादव को शामिल किया गया था, लेकिन जयवर्धन सिंह को अब विजयपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। विजयपुर उपचुनाव को लेकर वो प्रभारी बनाए गए हैं और सबसे दिलचस्प बात है कि इस सीट पर उमंग सिंगार को जिम्मेदारी दी गई है। अरुण यादव, उमंग सिंगार इस बुधनी विधानसभा को लेकर जो यहाँ से प्रत्याशी होंगे, कौन किसके नाम तय किए जाए, इसको लेकर कांग्रेस आला कमान को सुझाव देंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा जो बुधनी क्षेत्र है, ये किराड़, नागर, धागर, पटेल, यादव, ये जो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा तबका है और खासतौर पे एससी एसटी जो वोटर है, इसलिए उमंग सिंगार को रखा गया है और अरुण यादव को रखा गया है। जीतू पटवारी सरकलपुर पहुंचेंगे और स्थानीय लोगों से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का लगातार मंथन जारी है। अमरवाड़ा उपचुनाव में कोई खास कमाल कर नहीं पाई कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब कोशिश है बुधनी और विजयपुर की सीट को हासिल करने की। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, उज्जैन से मिल रही है। देखिए, उज्जैन के निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने एक विवादित बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे दी और कहा कि अगर आप 4 बच्चे पैदा नहीं करोगे तो पूरा हिंदुस्तान चला जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही है। कम से कम एक परिवार में 4 पुत्र होना चाहिए। एक ज्यादा से ज्यादा 2, एक ज्यादा से ज्यादा 2। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4 पुत्र होना चाहिए। अगली खबर इंदौर से मिल रही है। हैरत अंगेज खबर है। इंदौर में कैंसर पीड़ित नाबालिग किशोर के साथ निजी अस्पताल में वार्ड बॉय ने अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की। दरअसल पीड़ित के पेट में अचानक दर्द होने की वजह से परिजनों ने निजी अस्पताल में एडमिट किया था और इस दौरान वार्ड बॉय ने पीड़ित के साथ हरकत की, जिसकी शिकायत करने पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों पर दबाव बनाया, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इसी बीच इंदौर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा अमला। निगम अमले ने सामने खड़ी हुई महिलाएं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और महिलाएं कर रही हैं कार्रवाई का विरोध। लगातार वहां पर कुछ अवैध मकानों की जानकारी निगम के पास पहुंची, जिस पर अब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा अमला, निगम अमले के सामने खड़ी हुई महिलाएं, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, लेकिन महिलाएं लगातार कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। नारे लगा लगा कर ये विरोध किया जा रहा है। इंदौर में नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। अवैध अतिक्रमण पर, अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा है अमला, लेकिन उस पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं वहां मौजूद लोग और तमाम महिलाएं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से। पुनीत, क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, न्यायनगर का ये मामला है। यहाँ पर एक सड़क बनाई जानी है जो कि लंबे समय से प्रस्तावित है। इस सड़क की राह में लगभग 40 मकान न्यायनगर के रोड़ा बने हुए हैं जो कि पूरी तरह से अवैध बनाए गए हैं। हालांकि रहवासियों का दावा है कि उन्होंने जब ये मकान खरीदे थे उस समय इस बारे में किसी ने नहीं बताया था। मकानों की रजिस्ट्री भी हुई है अंजलि, लेकिन उसके बावजूद इन सभी मकानों को अवैध बता दिया गया है और तोड़ने के लिए सुबह 6 बजे से नगर निगम का अमला पहुंचना शुरू हो गया है। इस वक्त की बात की जाए तो महिलाएं जेसीबी के सामने अड़ी हुई हैं और एक महिला को कालका माता की सवारी भी आई है, जिसके बाद नारे भी, जयकारे भी लगे हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से नगर निगम कार्रवाई करती है और निश्चित तौर पर एक बड़ी सड़क वहां से गुजरनी है तो यह कार्रवाई भी बेहद जरूरी है। 7 दिन पहले मकानों पर निशान लगा दिए गए थे और लोगों को सूचित भी कर दिया गया था। तो जब ये विरोध देखा जा रहा है तो क्या अभी कुछ वक्त के लिए कार्रवाई को रोक लगा दी गई है? बिल्कुल नहीं अंजलि, देखिए बहुत मुश्किल ही रोक लगेगी, क्योंकि पहले ही लोगों को समझाइश दे दी गई थी
कई सारे लोग अपने मकान का सामान भी खाली कर चुके हैं, जी। लेकिन उसके बावजूद अपने घरवालों को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। जी अंजलि। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम अपडेट्स के लिए। और टीकमगढ़ जिले के बांध सुजारा में जलस्तर बढ़ने से रात में डैम के 12 गेट खोले गए, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। गांव में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। वहीं बलदेवगढ़ से छतरपुर जाने वाले घसान नदी के पुल के ऊपर 4 फीट पानी जमा हो गया है, जिससे पिछले 10 घंटे से आवागमन पूरी तरह से बंद है। गौरतलब है कि डैम के ऊपरी क्षेत्र में हो रही बरसात के चलते डैम में पानी का दबाव अधिक हो गया है, जिसके बाद गेट खोलने का फैसला लिया गया और अभी भी इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है। ये मुसीबत आप देख लीजिए, पानी का हाहाकार निवाड़ी से नजर आ रहा है। और इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं, मेरे साथ विवेक दांगी जुड़ गए हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि जल का प्रकोप देखा जा रहा है निवाड़ी में। अभी वहां का क्या मौसम कह रहा है कि आगामी जो वक्त है उसमें क्या और जलस्तर बढ़ने वाला है? बिल्कुल अंजलि जी, मैं बताऊं कि बारिश का जो मौसम है इस समय जैसे ही सावन लगा और बारिश भी अपनी एक तेज जो अपनी मुहिम छेड़ता हुआ इस पूरे क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में भारी बारिश यहाँ हुई है। जहाँ एक तरफ बेतवा नदी, धसान नदी, जो यहाँ की बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो उफान पे आई हैं। एक आफत, एक कहर लोगों के लिए अचानक लेके आई हैं। पहले लग रहा था कि आखिर बुंदेलखंड में बारिश क्यों नहीं हो रही है, लेकिन अचानक जैसे ही सावन लगा और एकदम से बारिश शुरू हो गई। अभी कल ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बेतवा नदी से 9 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया है और कल ही बेतवा की कंचना घाट पर एक महिला की भी पानी में डूब के मौत हो गई है। ऐसी कई घटनाएं हैं। जहां बांध सुजारा की बात करें तो वहां पर भी डैम के एक जगह फूटने से, गांव में पानी भरने से वहां की भी स्थिति, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कहीं ना कहीं अचानक जो पानी जो आता है उससे लोग संभल नहीं पाते हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहता तो है, लेकिन अचानक कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहां पर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो निवाड़ी में जल का प्रकोप देखा जा रहा है, आम जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर कि देखिए, झमाझम बारिश लगातार जारी है और कई इलाकों में इससे तकलीफ भी हो रही है। हम बात कर लेते हैं मंदसौर की भी। मंदसौर में झमाझम बारिश के बाद शहर के अधिकांश हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई। सीजन की इस पहली जोरदार बारिश में हालात ये बन गए हैं कि कई इलाके पानी से तरबतर हो गए हैं, जिससे आवागमन भी रुक गए। तो वहीं घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने तस्वीर दिखाई आपको निवाड़ी की भी, ये तस्वीर मंदसौर से निकल कर आ रही है। देखिए, झमाझम बारिश तमाम प्रदेश भर के इलाकों में देखी जा रही है और इस तरीके की दिक्कतें भी लगातार बारिश अब पैदा कर रही है आम जनजीवन के लिए। इसी बीच मुरैना से एक बड़ी खबर मिल रही है। मुरैना में मासूम को लगाया गया एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन। मासूम की तबीयत बिगड़ी और शरीर में बड़े बड़े फफोले पड़ गए। मासूम को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर कुर्सी से मिले गायब, परिजनों ने किया है हंगामा और जीवाजीगंज के नारायण हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी लापरवाही का ये मामला बताया जा रहा है। मुरैना में मासूम को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया गया। मासूम की तबीयत भी इससे बिगड़ गई, शरीर में बड़े बड़े फफोले पड़ गए। मासूम को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और डॉक्टर कुर्सी से गायब मिले। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय। मनोज, ये तो बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। एक बच्चे की जिंदगी के साथ एक तरीके से खिलवाड़ भी देखा जा रहा है। पूरा मामला क्या है? जी अंजलि, बिल्कुल बताना चाहूंगा। एक जो यहीं लोकल के रहने वाले थे, वो अपने के बच्चे की तबीयत खराब थी तो वो नारायणी हॉस्पिटल में जीवाजीगंज ले गए थे, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के जिसको भगवान मानते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए उन्होंने सैंपल की जो एक्सपायरी डेट की दवाएं रखी थी, इंजेक्शन रखा था, वो लगा दिया और दवाएं दे दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में परेशानी हुई। शरीर पर जगह जगह बड़े बड़े फफोले और स्पॉट पड़ गए। जब परिजनों ने देखा तो वो घबराहट में डॉक्टर के पास गए। देखा तो कुर्सी की जो थी, हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर नर्सें कुर्सी छोड़कर भाग गए। तब आनन फानन में लोग एकत्रित, स्थानीय लोग एकत्रित हुए। जब हंगामा हुआ अस्पताल में, हंगामा होते देख जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब पुलिस ने कड़ी मशक्कत से परिजनों को लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पूरा मामला दर्ज किया।
वही डॉक्टरों की बात करें तो ये बड़ी लापरवाही है। और जब बिल्कुल, और इस मुख्यमंत्री पर अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ जवाब सामने आया है मनोज? जी, अभी तक अस्पताल प्रबंधन है जो रात से अभी तक तो सामने आया नहीं है। अब आगे जो अपडेट, अभी नई अपडेट जो आएगी उसमें पता पड़ेगा कि अस्पताल प्रबंधन ने ऐसा क्यों किया, और जो सैंपल की दवाई थी वो भी एक्सपायरी डेट की थी, वो बच्चे को क्यों लगाई, क्यों किसी के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात बिल्कुल, मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करने का ये मामला है, बड़ी लापरवाही का ये मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं देखिए आगे। देखिए, क्या ये सिस्टम इतना खोखला हो गया है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होगा? क्या पैसों का लालच इतना बढ़ गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड, अब हर काम के लिए रिश्वत देनी होगी? रिश्वत लेने का ऐसा ही मामला खंडवा से सामने आया है, जहां विजय सिंह सोलंकी स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी जब अपनी पेंशन की प्रक्रिया को निपटाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पहुंचे तो उनसे 18,000 की रिश्वत मांगी गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इस हाथ से दो, उस हाथ से लो, ये रिश्वत है, जरा छिपा कर दो। अरे ये क्या, पकड़े गए ना? ध्यान से देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ बाबू हैं जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। विजय सिंह सोलंकी स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी हैं जो 2 महीने पहले रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद अपने पेंशन की प्रक्रिया को निपटाने के लिए सोलंकी साहब स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे उनके हिस्से वाली पेंशन की राशि जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की गई। घूस की रकम पहले तो 18,000 रुपए तय की गई, लेकिन भ्रष्टाचार के दुकान में मोल भाव करने के बाद सीएमएचओ बाबू 7,000 रुपए पर ही राजी हो गए। पीयूष चोपड़े जो है बाबू है, और मेरे रिटायरमेंट का पैसा निकालने के लिए मेरे से रिश्वत की मांग करी तो उन्हें 18,000 रुपये, उसमें तोड़ी करके 7,000 रुपये में बातचीत हुई, और इसमें मैं तुम्हारे पूरे प्रकरण कर दूंगा और तुमको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सीएमएचओ साहब भूल गए कि वो जिनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं वो खुद भ्रष्टाचार वाले सिस्टम में पसीना बहा चुके हैं। रिटायर्ड ड्रेसर सोलंकी साहब ने समझदारी दिखाते हुए रिश्वत की रकम अदायगी से 2 दिन पहले ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी, और फिर क्या, इंदौर से आई पुलिस की टीम ने आरोपी सीएमएचओ विजय चौकड़े को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। पेंशन प्रकरण तैयार करने व कोषालय पेश करने के लिए सीएमएचओ कार्यालय खंडवा के लिपिक पीयूष चौकड़े द्वारा 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पीयूष चौकड़े लिपिक ग्रेड 3 को सीएमएचओ कार्यालय खंडवा से रंगे हाथ पकड़ा गया। कहानी यही रहती है कि आम लोग परेशान होते रहते हैं, अपने हक के लिए जूझते रहते हैं, और सरकारी अफसर यूं ही कुर्सियों पर बैठे बैठे रिश्वत की मांग करते रहते हैं। रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार पहल तो कर रही है, लेकिन बावजूद इसके रिश्वतखोरों को कोई डर ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।